Hello and welcome to all of you in this class of essay writing। निबंध कक्षा में आज सभी लोगों का आपका स्वागत है। और जैसा कि इसका हेडिंग था, थंबनेल था कि निबंध आपको लिख करके दिखाएंगे, लेकिन आपको तो लगा कि यार इनके पास तो कोई बोर्ड नहीं है, कैसे लिख करके दिखाएंगे। अभी लिख करके दिखाएंगे। थोड़ा सा ये वीडियो मेरा समझ लीजिए। देखिए, ऐसे हम लोगों ने जो उठाया था उसका विषय था विश्व पटल पर भारतीय साहित्य, अंग्रेजी में कहें तो इंडियन लिटरेचर एंड द वर्ल्ड और द प्लेस ऑफ इंडियन लिटरेचर इन द वर्ल्ड। तो उस निबंध को हमारी जो आंसर राइटिंग और निबंध लेखन की जो कक्षा है उसमें ज़्यादातर लगभग सभी विद्यार्थी उसको नहीं लिख पाए। और मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले, इसलिए आपके सामने आया हूँ, उसके बाद लिख करके भी दिखाऊंगा, पूरा निबंध लिखूंगा मैं, कि निबंध लिखने से पहले आपको आखिर करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, निबंध लिखने से पहले लोगों के दिमाग में बहुत सारे एब्सर्ड आइडियाज़ होते हैं, ख़राब तरीके के विचार हैं लोगों के दिमाग में कि निबंध अपने मन से लिखा जाता है या कहीं आकाश से किसी ब्रह्म ज्ञान की तरह से उतरता है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिलीव मी। सो इफ़ यू विल रेगुलरली टेक माई क्लास, अगर आप लगातार मेरी क्लास लोगे तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विद एनी काइंड ऑफ आंसर विच यू राइट इन द एग्जामिनेशन एज वेल एज ऐसे ऑल्सो। सो आप निबंध लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए, आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर या निबंध किस तरह से लिखा जाता है, कैसे शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले एक अच्छे निबंध के लिए सबसे पहले आपके पास सटीक कंटेंट होना चाहिए, पहली बात। तो मैंने जैसा बताया कि ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आएगा, तो इसके लिए कोई ना कोई सोर्स होगा, और सोर्स होता है आपकी नॉलेज। जितना आप पढ़ते हो वाइडली, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो अच्छी जो सरकार द्वारा निकाली जाती हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र है, तो उसके बाद अच्छे टीवी प्रोग्राम्स देखते हो आप अच्छे, तो वहाँ से आपको ये मैटर जो है बड़े आसानी से मिल जाता है। देन यू कैन पुट इट इनटू योर ओन लैंग्वेज एंड राइट इट क्रिएटिवली। फिर आप चाहो तो इसको बड़े आराम से रचनात्मक ढंग से एक निबंध का रूप दे सकते हो। ये प्रश्न के उत्तर के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे निश्चित रूप से, और पिछले जो मैंने ये आपको दिया है ये निबंध आ सकता है परीक्षा में, क्योंकि यूपीपीसीएस में हो या यूपीएससी में साहित्य को लेकर के निबंध पूछने की एक परंपरा रही है। आप पुराने पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको लिख करके दिखाते हैं कि ये निबंध किस तरह से लिखा जाएगा। और दिस इज़ काइंड ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ क्लास। ये अपने तरीके की एक अपनी क्लास है, और जिसमें आपको निबंध कोई लिख करके दिखा रहा है, सलाह नहीं दे रहा कि ऐसे करो वैसे करो, सीधा लिख करके दिखा रहा है कि क्या लिखना था, किस तरह से लिखना था, क्या एंड करना है। ये सारी बातें आपको इस निबंध में मिलेंगी। आइए चलते हैं, अब निबंध लिख करके दिखाता हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की हमारी जो कक्षा है वो ऐसे यानी निबंध वो समर्पित है, जैसा मैंने बताया था। और ये ऐसे मैं लिख करके दिखाऊंगा आपको, वो भी मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो हमारे सबसे पहले निबंध के विषय जो था, हमारा टॉपिक, वो था हिंदी में विश्व पटल पर भारतीय साहित्य। इंडियन लिटरेचर एंड द वर्ल्ड। ये इसका एक नज़दीकी रूपांतरण जो है मैंने किया है, ठीक है। ऐसी विसंगति आपको देखने को मिलेगी, और ये ऐसा इसलिए होता है कि भाव जो है वो सटीक जाना चाहिए। तो ये निबंध में आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हिंदी और अंग्रेज़ी में अनुवाद के समय इस तरीके के भेद हो जाया करते हैं। हालांकि हूबहू पटल के लिए मंच, स्टेज कह सकते हैं हम, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जो हमारा मैसेज है, जो हमारा टाइटल है, वो अपने आप सारी बात को कह रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिंदी में कहें तो, मैं बीच में एक रेखा खींच दे रहा हूँ,
भारतीय साहित्य और इधर इंडियन लिटरेचर, सो दैट students of Indian English language can also understand well. So first of all, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय साहित्य हम किसको कहेंगे। भारतीय साहित्य के जो तात्पर्य हैं उनमें सबसे पहला तो है कि यहाँ हमारा अर्थ संपूर्ण भारत से है। संपूर्ण भारत, होल इंडिया। एंड वट एवर लैंग्वेजेस जो भी भाषाएं भारत में साहित्य के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं उन सभी से है। सबसे पहली बात तो संपूर्ण भारत की भाषा यानी टोटल लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया आर रिलेटेड टू इंडियन लिटरेचर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, दूसरी बात जो है वो ये है कि द राइटर्स वह साहित्यकार जो भारतीय हैं, राइटर्स हु आर Indians and write in English language अंग्रेजी में लिखते हैं, इसकी गणना भी भारतीय साहित्य के अंतर्गत ही होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मलयालम, कन्नड़, उड़िया और मराठी, पंजाबी, whatever languages we see in India in the form of literature, जिसमें भी जिस भारतीय भाषा में भी, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कोई भी हो, या जिस भाषा किसी भी भारतीय लेखक ने यदि अंग्रेज़ी में लिखा है तो वो सभी चीज़ें जो है किस में शामिल होंगी, इंडियन लिटरेचर में। किस में शामिल होंगी, इंडियन लिटरेचर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारतीय साहित्य। क्या क्या, भारत की सारी भाषा प्लस लेखक जो अंग्रेज़ी नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा में लिखते हो, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ी का ज़्यादा प्रभाव है तो ये सब कुछ इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत आएगा। पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरी बात, जब विश्व पटल की बात आ रही है तो एक गलती ये निबंध चूंकि दिया गया था तो सभी लोगों ने की थी, और वो ये थी कि आप लोगों ने जो है इसको उठा करके वैदिक काल से और उसके बाद वैदिक साहित्य और ये सब। देखिए, वैदिक साहित्य जो है बेसिकली ये जो साहित्य है, ये साहित्य की जगह पर ये धार्मिक शास्त्र हैं। तो पहले आपको ये भेद भी करना होगा कि यहाँ साहित्य के अंतर्गत जो चर्चा हो रही है वो क्रिएटिव राइटिंग जो होती है, ठीक है ना, या तो गद्य के रूप में, प्रोज, या फिर पद्य के रूप में, पोइट्री, इसके फॉर्मेट में हो। और प्लस अभी ये जो इशू है दैट इज़ कंटेम्प्ररी, ये कंटेम्प्ररी इशू है। तो इसको कंटेम्प्ररी कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है, बहुत पीछे जा कर के अपने शब्दों को बेकार नहीं करना है। थोड़ा बहुत कहीं आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमको चर्चा जो है साहित्यिक विधाओं पर ही करनी है। और आज के संदर्भ में इसको हमको देखना है कि आज जो भारतीय साहित्य की स्थिति है वो किस स्तर पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
अंग्रेजी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे, एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड वेल एंड द टर्म्स। तो इसके लिए अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे? अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप वो लिखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले भारतीय साहित्य के विषय में हम क्या लिखें, ये देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यानी इंडियन लिटरेचर के बारे में हम क्या लिखें, इंडियन लिटरेचर के बारे में हम क्या लिखें, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो इंडियन लिटरेचर के बारे में हम लोग लिखेंगे उसको आप समझिए, जिससे आपको मार्क्स मिलें अच्छे, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो भारतीय साहित्य जो है, सबसे पहली बात क्या है, देखिए ये सब बातें लिखी होनी चाहिए। बहुभाषी, 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 इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल पहली बात कि भारतीय साहित्य जो है सबसे पहले मल्टीलिंगुअल, बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि भारत में बहुत सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं, उनमें जिसमें भी साहित्य रचा गया है, आप देखते हो मलयालम में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, ठीक है ना, इन सब भाषाओं में, मराठी में, बांग्ला में, और उसके बाद यदि आप हिंदी साहित्य के अंतर्गत आ जाएं तो अवधी में, मैथिली में, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। तो इस तरह से ये पहली बात क्या है कि ये बहुभाषी है, ये नहीं, इट मीन्स इट इज़ मल्टीलिंगुअल। देन बहुक्षेत्रीय, दूसरी बात क्या है, बहुक्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय। बहुक्षेत्रीय होने से तात्पर्य यहाँ पर है मल्टी रीजनल। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, मल्टी रीजनल। सो इट इज़ मल्टी रीजनल इन नेचर, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से आता है, अलग अलग क्षेत्रों से आता है, अलग अलग जगह हैं। बहुत, भारत एक बहुत विशाल देश है। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये बहु सांस्कृतिक है। बहु सांस्कृतिक होने का मतलब है यहाँ पर मल्टी कल्चरल, मल्टी कल्चरल, ये मल्टी कल्चरल है। और इसके साथ साथ क्या है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण में विविध है, दृष्टिकोण में विविध है। यानी कि इंग्लिश में जब हम कहेंगे तो प्लूरीवर्सल, इंग्लिश में भी जो बच्चे हैं वो भी अच्छे तरह से इसको टर्म को नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसा इजी टर्म नहीं है जो आपको मिलेगा। प्लूरीवर्सल, प्लूरीवर्सल ध्यान रखिएगा, इन इट्स आउटलुक, प्लूरीवर्सल इन इट्स आउटलुक। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए लैंग्वेज बनाने के लिए। इसको पूरे को आप पहले तो अच्छे से नोट इट डाउन, ठीक है, इंग्लिश वाले हों, हिंदी वाले हों, कोई भी हों। सो नाउ वी सी, इसको अब मैं मिटाता हूँ पूरे को। तो पहली बात तो ये हुई कि आपने भारतीय साहित्य की कुछ खास बातों को बताया, इसके दृष्टिकोण विभिन्न हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से आता है। दूसरी बात जो इसके बारे में कहेंगे कि
ये जो है निर्धारित होता है आप या परिभाषित होता है, परिभाषित मीन्स डिफाइंड, परिभाषित, और निर्धारित, मीन्स एंड डिटरमाइंड। किससे डिटरमाइंड होता है? कुछ खास बातें हैं इसकी, वो भी देखेंगे किन किन से। नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज आप इसको अपने देते जाइएगा। इंग्लिश में कहेंगे बहुलता। बहुलता मतलब जहाँ कई संस्कृति के लोग हों, कई तरीके के, तो इसमें एक अलग अलग तरीके की बातें हैं, एक जैसा नहीं है, ये यूनिफॉर्म टाइप का नहीं है। यानी इंग्लिश में कहेंगे प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी। और क्या है? सॉरी यहाँ 2 नहीं है। दूसरी बात क्या है इसकी खास बात? तुलनात्मकता। तुलनात्मकता माने कंपैरेटिविज्म। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है ना। they are just technical words, so be careful about that। तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो आती है अनुवाद, मीन्स ट्रांसलेशन। मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें अनुवाद भी है भाई, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होता है। इसका मैं सबसे अच्छा भी उदाहरण दूंगा जब डिटेल में बताऊंगा, इसी को ही खोलना है। देखिए यही इसकी भूमिका है, यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको अच्छा वो मिलेगा। और तीसरी बात है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद जिसको हम लोग कहेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म। तो दीज आर द 4 एस्पेक्ट दैट यू हैव टू राइट डाउन। ये 4 बातें हैं जो आपको लिखनी होंगी कि किससे प्रभावित होता है। इसको आप नोट करते जाइएगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। कहते हैं ना नंबर कैसे मिलेगा, तो नंबर ऐसे मिलेगा जब आप वो चीज़ लिख करके आओगे जिसकी डिमांड है, तब आपको नंबर मिलेगा। अब अगली बात क्या कही जाती है, यही वो बेस हैं। ये जो मैंने अभी आपको 4 बताए, प्लूरैलिटी, दीज आर द बेसिस। ठीक है, दीज आर द बेसिस जिसके आधार पर हिंदी साहित्य विश्व साहित्य को खास तौर से कौन सा, आंग्ल भाषी में कौन सा आएगा, इंग्लिश एंड अमेरिकन मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि वर्ल्ड लिटरेचर को चैलेंज कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स, स्पेशली इंग्लिश में वर्ड होगा एंग्लोफोनिक मीन्स इंग्लिश। सो आई हैव टेल यू बेटर है। सो दिस इज ऑल। सो ये जो 4 बातें हैं, इन चारों बातों के आधार पर जो अभी तक बातें हमने देखी, वो इस आधार पर ट्रांसलेशन जो 4 बातें मैंने आपको बताई वो बातें हैं। और इसी आधार पर जो है एक बात और होती है जो किसी साहित्य की खास विशेषता है। वो खास विशेषता क्या है, इसको भी देख लीजिए।
इन नेचर। ये सारी बातें तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ साहित्य जो होता है वो अपने विस्तार को कुछ इस प्रकार से दिखाता है कि वो उसमें वैश्विक तथा स्थानीय चिंताओं को व्यक्त किया जाता है। इसको आप समस्याएं भी कह सकते हैं। ये तो एक बार आपको जब समझ में आ गया तो यू कैन मेक योर ओन लैंग्वेज व्यक्त किया जाता है। मीन्स इन इंग्लिश, जो बात हम लोग इसको कहेंगे कि इट टेक द ग्लोबल एंड रीजनल और यू कैन से लोकल कंसर्न्स, ठीक है ना। तो इट गिव्स यू, तो भारतीय साहित्य में दो बातें ही मिलती हैं। एक तो स्थानीय यानी कि लोकल चीज़ों का भी कंसर्न्स या जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है, उनको भी व्यक्त किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। एंड एज वेल एज जो ग्लोबल समस्याएं हैं, वैश्विक हैं, उनको भी लिया गया है। तो ये तो हमारी बात जो थी वो मूल रूप से पूरी हुई, खास शुरुआती दौर में। ये सब बातें जब आप लिखते हो तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से हमारा जो हिंदी साहित्य है वो दुनिया को चैलेंज कर सकता है, विश्व पटल पर किस तरह से अपना नाम कर सकता है। ये एक बात हुई, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या है कि लिखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप लिख सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई पहले एक दौर था, मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, कि पहले एक दौर था कि हिंदी साहित्य को उस स्तर पर नहीं देखा जाता था, ख़ास तौर से कॉलोनियल टाइम में। अब नाउ आई वांट फ्रीडम, यानी उपनिवेश के दौर में ये एक चल गया था कि भाई भारतीय साहित्य में वो दम नहीं है जो अंग्रेज़ी या पश्चिमी साहित्य में है, एक पूर्वाग्रह था। अब ये पूर्वाग्रह भाई टूटता हुआ नज़र आ रहा है हर तरह से, ठीक है ना। और ये बातें अब लोगों के सामने आ रही हैं। तो सामने कैसे आ रही हैं? वो सामने इसी तरह से आ रही हैं कि अब धीरे धीरे जो है, जो दावे थे लोगों के वो झूठे साबित होते जा रहे हैं। सुनते जाइए आप, ठीक है ना, कि भारतीय साहित्य में वो व्यापकता नहीं है, ठीक है ना, वो व्यापकता, सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है, वास्ट, ठीक है ना, नहीं है उतना, ठीक है ना, एनालिटिकल नहीं है उतना। तो अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इससे कोई प्रभावित हो सके, सो दैट इट कैन अफेक्ट अदर लिटरेचर्स। अब इसका इफेक्ट की बात, प्रभावित करने वाली बात, भाई कोई चीज़ विश्व पटल पर तभी आती है जब उससे कोई आदमी प्रभावित हो और प्रभावित होकर के कुछ लिखना शुरू करे। इसमें मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, आप भी समझाइएगा, जो जो बातें बता रहा हूँ देखते जाइए। तो क्या था भाई, दोनों ही भाषाओं में लिख दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण लेते हैं रशियन लिटरेचर का, फ्रेंच लिटरेचर का, रूसी साहित्य और फ्रांसीसी, फ्रेंच ही लिख दे रहा हूँ। तो रशियन में आप देखेंगे कि जैसे आपके टॉल्स्टॉय, सबने जो नाम सुना है वही बता रहा हूँ मैं, टॉल्स्टॉय,
टॉल्स्टॉय के उपन्यास दो हैं, वॉर एंड पीस, अन्ना कारेनिना। तो ये दोनों उपन्यासों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, और ये आपको बता दूं कि अगर 10 टॉप नॉवेल्स अगर विश्व के छांटे जाएं तो वो सब रशियन है ज़्यादातर। तो अब ये अपने अपने भाई दृष्टिकोण, अपने अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको जो व्यापक रूप से माना जाता है वो। तो टॉल्स्टॉय के लेखन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, ठीक है, किसमें? उपन्यास के क्षेत्र में। ठीक इसी तरीके से यदि आप देखेंगे फ्रेंच में तो मोपासा फ्रेंच हैं, पूरा नाम था गाय डी मोपैसेंट लिखेगा, मोपासा पढ़ते हैं इसको फ्रेंच में, मोपासा। फ्रेंच स्टोरी टेलर, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कहानी हिंदी में। इनकी कहानियों से बहुत प्रभाव पड़ा विश्व की कहानियों पर, सब लोगों ने उनको कॉपी किया, बहुत जगह पर लोग पढ़ते थे। और दूसरे रूसी व्यक्ति हैं जिनका नाम है एंटोन चेखव। इनकी कहानियों ने भी बहुत लोगों को प्रभावित किया। तो ऐसी प्रभावित करने की क्षमता किसी साहित्य में होनी चाहिए, ठीक है ना, कैपेसिटी टू अफेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो वो भारतीय साहित्य में अब लोगों को नज़र आना शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि अभी नज़र आना शुरू हुई है, अब पुरानी चीज़ों को भी लोग देखने लगे हैं, जो पहले नहीं देखते थे, उतने लोगों पर नज़र नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी वो भी अभी मैं बताऊंगा। तो अब वो सारी चीज़ें देखी जाने लगी हैं। तो सबसे पहले इस बात पर, तो अब देखिए सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम लोग। कुछ बातें मैंने आपको समझा दी इस संदर्भ में, अब कुछ टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली बात हमने आप जो की थी वो थी बहुभाषावाद। इट मीन्स इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म। सो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ का जो बहुभाषावाद है यानी मल्टीलिंगुअलिज्म है, इट्स अ डिफाइनिंग मार्कर ऑफ लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो विच इज़ प्लूरिवर्सल बताया था आपको इन नेचर, ठीक है, यानी जो मैंने अभी हिंदी में बताया था आपको, बहुलतावादी है, विश्ववादी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपने आप को एक परिभाषित करने वाला चिन्हक है। तो अब इस बात को समझने के लिए हम लिखेंगे क्या कि एक्चुअली ये डिमांड क्या कर रहा है, इसमें क्या बताना है हमको। देखिए ये डिमांड इस बात की कर रहा है कि भारत में जो भी राइटर्स हैं इन इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी राइटर इज़ at least bilingual, और multilingual। मल्टीलिंगुअल यानी कहने का मतलब या तो भारत का हर लेखक
द्विभाषी है, यानी दो भाषाओं का जानकार है। सामान्य रूप से भी भारत में लोग दो भाषाएं बोल लेते हैं, तीन भी बोल लेते हैं। पहली अपनी एक लोकल लैंग्वेज जहाँ के भी आप हो, उसके बाद एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और तीसरी यदि आप इंग्लिश बोल लेते हो तो तीन भाषाएं भी लोग बोल लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है। तो अब साहित्यकारों की तो बात उससे ज़्यादा ही होगी, द्विभाषी हैं या फिर बहुभाषी हैं। लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ आपको। रहती तो इंडिया में नहीं है, बट शी इज़ बंगाली एंड हर नेम इज़ झुम्पा लहरी। आपने नाम सुना होगा, झुम्पा लहरी। शी इज़ बंगाली बट शी लिव्स इन अमेरिका। झुम्पा लहरी, इनके उपन्यासों को, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा कौन कौन से और क्या, बट शी वॉज राइटिंग इन इंग्लिश, but she also wrote in Italian recently. इटालियन में लिखा, उसके बाद रोम चली गई, वहाँ जाके इटालियन में लिखा। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। लेकिन उदाहरण बहुत सारे हैं, पुराने उदाहरणों से लेते हैं कुछ उदाहरण। बहुत सारे लोगों को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक माइकल मधुसूदन दत्त थे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन राइट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। माइकल मधुसूदन दत्त, और you can write it DU also, दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त। फिर उसी ज़माने में आपके हेनरी एल डेरेजियो, आपने नाम शायद ना सुना होगा बट नोट इट डाउन। हेनरी एल डेरेजियो, गिरीश कर्नाड, ये फिल्मों में भी आते थे। एकता टाइगर अगर आपने देखी हो तो उसके बॉस जो बने हैं सलमान खान के, ही इज़ गिरीश कर्नाड। ही रोट, ही इज़ अ प्ले राइट, ही इज़ अ प्ले राइट, नाटककार हैं, कन्नड़ में लिखते हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं, और ये ज़्यादातर लोग अपने ही उपन्यास और अपनी कृतियों का ट्रांसलेशन कर लेते हैं, खुद ही करते हैं। इसी तरह से एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, और वो उदाहरण है आपका प्रेमचंद। सभी ने सुना होगा, प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने दो भाषाओं में लिखा है, उर्दू में लिखा है और हिंदी में लिखा है। तो ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, आपको दो चार उदाहरण दे देने हैं। तो इस तरह से बताना है कि इन्होंने अपने वर्क को ट्रांसलेट भी किया। एक और नाम आप देख लीजिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, राजा राव। ही रोट इन कन्नड़, फ्रेंच, फ्रांसीसी में लिखा, एंड एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ साहित्यकार हैं जो बहुभाषी हैं अपने तरीके से। तो ये सबसे खास बात है। तो एक पॉइंट मैंने आपको समझाया कि बहुभाषावाद जो है वो कैसे हिंदी साहित्य की पहचान है, और विश्व स्तर पर ये बात चुनौती करती है क्योंकि और भाषाओं में इस तरीके के लोग मिलते नहीं हैं। अगले बिंदु को, कि हमारे जो बिंदु का अगला जो चर्चा का बिंदु है वो कौन सा है, तो हमने अभी देखा कि हमने बहुभाषावाद की बात की थी, बहुभाषावाद, जिसको हमने कहा था मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद लीड्स टू ट्रांसलेशन।
जब इतनी सारी भाषाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें अनुवाद की आवश्यकता होगी। तो एक तो अनुवाद का स्तर जो है हमारा वो कौन सा स्तर होगा, वो स्तर जो है हमारा भारत के अंदर ही होगा। कि मान लीजिए कोई रचना, जैसे बांग्ला रचनाएं हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे शरत चंद्र। तो शरत चंद्र का एक उपन्यास आपको पता होगा, देवदास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने नाम सुना है इसलिए मैंने चर्चा भी कर दी। इस पर फिल्म भी बनी है 3 बार। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बांग्ला का उपन्यास है, लेकिन इस उपन्यास को सभी लोगों ने ऐसे पढ़ा है जैसे ये कोई हिंदी का उपन्यास हो। कारण क्या था कि अनुवाद हुआ हिंदी में, बहुत पॉपुलर था, और ऐसे ही बांग्ला तमाम उपन्यास हैं जिनको लोगों ने, हिंदी भाषी लोगों ने पढ़ा और उसका अनुवादित संस्करण पढ़ा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरह से एक और लेखिका हैं अमृता प्रीतम। तो शी राइट्स इन पंजाबी। ये पंजाबी की लेखिका हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को, तो बहुत से लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं और हिंदी में ही उसको समझते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि इन्होंने पंजाबी में लिखा है कि हिंदी में लिखा है। तो इतना नज़दीकी रिश्ता जो है इनका हिंदी से ही है। तो एक तो अनुवाद हमारी ही भाषा में, यानी कि हिंदुस्तान की ही किसी भाषा में, किसी भाषा का किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि बांग्ला से हिंदी में कर दिया। ठीक है। अब दूसरा, यदि आपको इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। So if you want international attention, then the art of literature should be translated in international languages. क्लियर? यानी कि जो अनुवाद है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी हो, और एक ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया पढ़ती है, शुरू से जिसका वर्चस्व चला रहा है, वो अंग्रेज़ी भाषा है। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुआ करता था। तो एक दौर था, लेट मी रब इट, सॉरी, तो एक दौर था जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल मिला था, गीतांजलि जब लिखी थी। तो एक दौर था जब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लेखक जिनको नोबेल मिला था, उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ और इन्होंने खुद ही किया था। गीतांजलि का तो खुद ही किया था। जैसा मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, दे आर बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। तो इन दैट केस मल्टीलिंगुअल हो, बायलिंगुअल हो, तो ट्रांसलेशन हुआ। तो एक दौर था कि बड़ी बड़ी रचनाओं के अनुवाद होते थे। उसके बाद प्रेमचंद का अनुवाद हुआ। प्रेमचंद का अनुवाद कर लिया लोगों ने, क्योंकि प्रेमचंद बड़े ख्याति पा चुके थे अपने दौर में, तो प्रेमचंद के ट्रांसलेशन होते थे। लेकिन आप देखोगे कि वर्ल्ड लेवल पर आप देखिए रशियन लिटरेचर का, फ्रेंच लिटरेचर का व्यापक स्तर पर ट्रांसलेशन था, और अंग्रेज़ी भाषा में जिसका ट्रांसलेशन हो जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंग्लिश। तो देन इफ़ द बुक इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, देन इट वाज वाइडली रेड। बहुत व्यापक रूप से उसकी पहुंच बन जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर कॉलोनियल टाइम था। तो अब ये तो एक बात हुई। अब आज के दौर में जब हम इसकी बात करते हैं, तो आज जो हमारा भारतीय साहित्य है, तो भारतीय साहित्य की मांग जो है दुनिया में बढ़ती जा रही है।
धीरे धीरे। और ऐसी स्थिति में भारतीय साहित्य की, अभी जो मैंने बताया था कि कुछ खास रचनाओं का ही अनुवाद होता था, तो अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनका अनुवाद जो है किया जाने लगा है, और बहुत से ऐसे राइटर हैं अलग अलग भाषा के जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। तो मैं एक दो नाम आपको ले लेता हूँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिक इसमें बताता हूँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिक्स, एंड दिस क्लासिक इज बेसिकली नॉवेल बाय जेनेव। ये नॉवेल है और दिट इज़ मलयालम नॉवेल। और its name is Chemin। तो ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिक्स नावल विच वॉज ट्रांसलेटेड। हिंदी में लिखे देता हूँ, ये मलयालम उपन्यास है, मलयालम उपन्यास, और काफ़ी पुराना है। पुराना है, काफ़ी पुराना उपन्यास है मलयालम का। नाम है चेमीन, ठीक है, डबल चेमीन। तो ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रांसलेशन हुआ तो बड़ा एक वो आया उदाहरण अगर आपको देना हो तो। दूसरा एक उदाहरण है अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ आपका, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। इन्होंने ही ट्रांसलेटेड प्राकृत टेक्स्ट, प्राकृत पोइट्रीज, सॉरी प्राकृत पोइट्री, प्राकृत पोइट्री, प्राकृत काव्य का अनुवाद किया किस नाम से? द एब्सेंट ट्रैवलर नाम से। द एब्सेंट ट्रैवलर, द एब्सेंट ट्रैवलर नाम से किया। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है तो दोनों जगह नाम से है। आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, द एब्सेंट, सॉरी, द एब्सेंट ट्रैवलर। ये अनुवाद बड़ा फेमस हुआ, ठीक है। फिर एक गोपाल कृष्ण गांधी ने अनुवाद किया था, इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ उदाहरण देता जा रहा हूँ मैं आपको। गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी का जो तिरुवल्लुवर है, गोपाल कृष्ण गांधी का तिरुवल्लुवर। तो गोपाल कृष्ण गांधी का जो तिरुवल्लुवर है, इसका अनुदित संस्करण था तिरुक्कुरल नाम से,
तिरक्कुरल। ये बड़ा फेमस हुआ। इसके अतिरिक्त और हिंदी के जो हिंदी में लिखते हैं, जैसे निर्मल वर्मा हैं, कृष्णा सोबती हैं, आज की डेट में और जो भी जितने भी लोग लिख रहे हैं हिंदी में भी, ये तो मैं और भाषाओं की बात कर रहा था, निर्मल वर्मा, जो भी प्रोमिनेंट राइटर हैं, कृष्णा सोबती, इन सब लोगों के ट्रांसलेशन आज इंग्लिश में हैं और वाइडली रेड हैं। ये लोग, इनकी डिमांड्स हैं, वर्ल्ड लेवल पर लोग पढ़ते हैं इनको। तो ये एक ट्रांसलेशन का जो सिलसिला था, अब ट्रांसलेशन तभी होता है किसी भाषा में जब लोग उसकी डिमांड करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो पहला और ये बिंदु बनता है, तो आपको लिखना होगा कि भाई अनुवाद की मांग चूँकि बढ़ती जा रही है, अनुवाद हो रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर अब लोगों तक जो भाषा थी वो पहुंच रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। तो ये एक और चीज़ है। बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण हैं। तो और उदाहरणों में ये पर्याप्त है। अब आप देखिए, इसके बाद इम्पोर्टेंस होती है कि अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो है, अब कोई चीज़ अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बना रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिलें, इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं बहुत सारे लोगों को मिलते चले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों को लिटरेचर को नहीं मिलता। तो अब नाम की लिस्ट देखिए, बताता जाता हूँ। वी.एस. नायपॉल, V.S. Naipaul. V.S. Naipaul was awarded for Booker for English literature, which has been given for English literature, and then Nobel also. He is a Nobel laureate. तो V.S. Naipaul को बुकर पुरस्कार भी मिला था और उसके बाद नोबल पुरस्कार भी मिला था। फिर उसके बाद सेकेंडली सलमान रुश्दी, he won several awards for Midnight Children. His masterpiece is Midnight Children. तो यहाँ भी मिडनाइट चिल्ड्रन ही लिखेंगे, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो ये दो लोग दिग्गज हुए। V.S. नायपॉल तो यहाँ रहते नहीं थे, सलमान रुश्दी भी अब नहीं रहते, वो तो चले गए थे यहाँ से। बट अगर आगे बात करें तो अवार्ड लेने वालों की कमी नहीं है, आगे देखते जाते हैं। इंडिया में देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, और आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। देन अरुंधति रॉय, 1997, how far I can remember it, 1997, God of Small Things. बुकर, ये कॉमन सी चीज़ है, दोनों के लिए बराबर है, इंग्लिश हिंदी में आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। अरुंधति रॉय, देन अरविंद अडिगा,
अरविंद अडेगा, बुकर, द वाइट टाइगर के लिए। देन थर्ड वन इज किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मैं बताता जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। देन झुम्पा लहरी। सो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स यू कैन गिव हेयर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जो दे सकते हो यहाँ पर, कि ये सारे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार पाए हुए हैं। और भारत के लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पा रहे हैं। तो ये पुरस्कारों का जो सिलसिला है, ये भी आप उसमें दिखाइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि पुरस्कार मिलता है हमारी भारत की रचनाओं को, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो साहित्य है, मैंने क्योंकि पहले ही उसको परिभाषित कर दिया था कि कौन कौन लोग हिंदी साहित्य के, भारतीय साहित्य के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम विश्व पटल पर अपनी पहचान हिंदी भारतीय साहित्य जो है बनाता जा रहा है। तो ये अवार्ड्स का सिलसिला हुआ, अवार्ड्स मिल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि नॉलेज का जो क्राइटेरिया है, ज्ञान, नॉलेज, तो इसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारी डेप्थ है। पहले ये माना जाता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं वेस्ट में जो ह्यूमैनिटी को रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे जस्ट लाइक फेमिनिज़म, दलित के बारे में चर्चा करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरडॉग्स। बट आप ये दलित शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ, क्योंकि दलित इंडिया में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं दलित नहीं है। ऐसा विभाजन केवल भारत के ही समाज में है। लेकिन आप देखेंगे तो ये वेस्ट से परंपरा शुरू हुई, बट नाउ जो स्त्रीवादी लेखन है, इसकी तमाम लेखिकाएं हैं। जैसे अभी मैंने चर्चा किया था, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, ये एक्चुअली ये दलित और फेमिनिज्म का मुद्दा राजेंद्र यादव जो थे, राजेंद्र यादव, he raised it in his magazine Hans. All these kinds of issues were raised in Hans by Rajendra Yadav. हंस, राजेंद्र यादव। तो आज तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, लेखिकाएं हैं। महाश्वेता देवी, एक और नाम बता देता हूँ, महाश्वेता देवी, ठीक है। अब ये दलित के साथ एक पॉइंट और जोड़ लीजिए आप, सॉरी, आदिवासी, ट्राइब्स के बारे में लिखना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आदिवासी लोगों के बारे में। तो महाश्वेता देवी और ऐसे लोगों ने जो है, इनके विषय में नाम से याद आया मुझे, इन्होंने जो है लिखा है। और ये सब विमर्श जो है आज की डेट में बहुत उच्च स्तर पर चल रहा है। तो ज्ञान में जो चर्चा ऐसी विशेष बातों पर होती है, इस बात को भी आप देखिए कि ऐसे इश्यूज़ जो थे, जो सुधारवादी इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ को लिटरेचर में उठाया गया। ज्ञान के आधार पर ये मुद्दे जो थे ये उठाए गए। तो इस पर चर्चा आपको ज़रूर से करनी है वहाँ, कि भारत में इस तरीके का लिटरेचर है या नहीं, और किस तरह से वो फिर सामने आ रहा है। फिर आगे देखते हैं
बस ख़त्म होता है, थोड़ा सा रह गया, कीप पेशेंस। तो नाउ द थिंग इज़ दैट के पहले लिटरेचर जो हमारे यहाँ होता था, तो जो अच्छे लेखक होते थे, दे फॉर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज दे मूव्स टू UK और अमेरिका और समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे कि जब से लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण, तो लेखकों के लिए अच्छा खासा मार्केट इंडिया में है। और अब ये लोग जो है जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं, बट आप देखेंगे कि ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इंडिया में अपना अच्छा खासा मार्केट बनाया है बुक्स का। ठीक है, दीज आर द कॉमन थिंग्स। आप लिखेंगे पुस्तकों का बाज़ार बनाया है, पुस्तकों का। और सबसे बड़ी बात यह कि इनको ये चिंता नहीं रहती कि इनको इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल राइटर्स में पब्लिशर कोई छापे। दे सेल देयर बुक इन इंडिया ओनली इन मास पब्लिकेशन। इंडिया से बाहर भी बिकती हैं, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये इंडिया को टारगेट करके लिखते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति है चेतन भगत। ठीक है, सभी ने सुना होगा, लगभग सारे उपन्यासों पर फिल्म बनी है, 3 इडियट्स वगैरह, चेतन भगत। उसके बाद आमिश त्रिपाठी, ठीक है, ये इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ एंड ऑल दैट, ये बुक्स आपने सुनी होंगी, आमिश त्रिपाठी। देन उसके बाद और भी ऐसे लेखक हैं जो यहाँ पर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, जैसे दुर्जोय दत्ता। अब इफ़ यू कैन रिमेंबर और आपको पता है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो इसके विषय में। एंड सेकंड तो पब्लिकेशन जो है, दैट वाज पब्लिकेशन इंडस्ट्री जो है, पब्लिकेशन इंडस्ट्री बहुत, देखिए काम की बात करनी होती है तब आपको नंबर मिलते हैं। प्रकाशन जो है, ये जो इंटरनेशनल प्रकाशन है, इंटरनेशनल, वो भी अब इंडिया में आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू इंडिया बिकॉज दे फाइंड अ बिग मार्केट ऑफ बुक्स इन इंडिया। ठीक है ना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुनते भी जाइएगा। तो ये प्रकाशक जो है आ रहे हैं और प्रकाशक इंडस्ट्री जो है बढ़ती जा रही है। और इसी इंडस्ट्री के साथ एक चीज़ और है, वो है सेल्फ पब्लिकेशन। सेल्फ पब्लिकेशन, आप इसको सेल्फ पब्लिकेशन ही हिंदी में भी बोलते हैं, क्योंकि ये चलता हुआ एक फ्रेज़ है। वैसे इसका आपको अगर अनुवाद करना है तो हो जाएगा स्वप्रकाशन, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि ये आप यूज़ करिए सेल्फ पब्लिकेशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ पब्लिकेशन के दम पर हैं और अपनी जो वो है रचनाओं को सेल्फ पब्लिकेशन ही करते हैं। चलिए मैं आप ही को छोड़ता हूँ, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा कौन जो ऐसा है जो सेल्फ पब्लिश करते हैं बुक्स, और वो अपना सारा मुनाफा खुद ही रखते हैं। एवरी प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट जो है उनका ही होता है, उसका अपना है। इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे अमेज़ोन पर है, अमेज़ोन पर आपका सेल्फ पब्लिकेशन का पूरा एक वो है, तो उस पर आप अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपको जो सेल्फ पब्लिकेशन का वो देते हैं। आज की डेट में आप पैसा लगा करके सेल्फ पब्लिश अपनी बुक्स खुद कर सकते हो और फिर मुनाफा कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताने की थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देखिए आप फिर उसके बाद कंक्लूड कर दीजिएगा कि इन दिस वे वी कैन से दैट इंडियन लिटरेचर इज़ इन एवरी डायमेंशन इज़ ग्रोइंग पावरफुली। बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। इज़ ग्रोइंग पावरफुली एंड चैलेंजिंग द वर्ल्ड लिटरेचर एंड मेकिंग इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। मैं लिख देता हूँ, एंड मेकिंग
its very significant place in the world। ठीक है, दिस शुड बी द एंडिंग लाइन। और हिंदी में बता देता हूँ। और इस प्रकार भारतीय साहित्य सभी दिशाओं में निरंतर विकास कर रहा है और विश्व स्तर पर विश्व साहित्य को चुनौती दे रहा है और अपना अति महत्वपूर्ण स्थान विश्व पटल पर बना रहा है। अब देखिए हमने जो एंडिंग की है इसकी एक खूबी है। देखिए जो हमने टाइटल दिया था, ये टाइटल जो है इसमें आ गया, देखिए। और यही चीज़ होना चाहिए आपके में, ये चीज़ आपके उसमें होना चाहिए। और आप ये लाइन लिख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। तो दिस वाज द एंड ऑफ द आवर एसे सेशन। ये हमारे ऐसे यानी निबंध की कक्षा का अंत, निबंध का भी अंत यहाँ से। और मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मुस्कुरा दीजिए, मन करना है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके कमियां ज़रूर बताएं। अच्छाइयाँ ना भी बताएं तो कमेंट करके कमियां ज़रूर बताएं और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। लोगों का जितना लाभ हो उतना अच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और सुनने के लिए थैंक्स अ लॉट। विल बी बैक विद नेक्स्ट सेशन। किसी भी लेक्चर पर आएंगे डिसाइडेड नहीं रहता, थोड़ा सा मूडी आदमी हूँ, किस लेक्चर को लेकर के आऊँगा आपके सामने ये तो मैं पहले से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भी अच्छा लेकर के आऊँगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट। टिल देन, गुड बाय।